हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राकेश सर में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12 के जो पॉलिटी विषय था इसका एक टॉपिक पढ़ रहे थे, दो ध्रुवीयता का अंत। समकालीन विषय राजनीति जो आपकी दूसरी बुक है उसका एक टॉपिक था दो ध्रुवीयता का अंत। ये हम पढ़ रहे थे और हमने पढ़ते पढ़ते इसको बीच में छोड़ दिया था। उसके पीछे मेरे खुद के निजी कारण थे, मेरी भी एग्जाम थी और कई कारण थे, इस वजह से मैंने इस टॉपिक को छोड़ दिया था। तो अब हम उसी जोश और जज्बे के साथ इस टॉपिक को जहां पे हमने छोड़ा था वहीं पे स्टार्ट करते हैं और ये दो ध्रुवीयता का अंत वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। इस टॉपिक में मैंने जो मोस्टली मैं आपको मुख्य बातें बताना चाहूँ तो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था। इसमें ये पढ़ा दिया था कि सोवियत संघ का विकास कैसे हुआ, सोवियत संघ का विकास कैसे हुआ, सोवियत संघ का फिर विघटन कैसे हुआ, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम निकले, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण रहे, और फिर हमने पढ़ा लास्ट में कि एक ध्रुवीय विश्व हो गया। फिर एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली। और सोवियत प्रणाली क्या है, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं भी पढ़ी, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली इस टॉपिक में। अब इस टॉपिक में मुख्य रूप से जो टॉपिक शेष बच गया है, जो पार्ट शेष बच गया है, उसमें हमें चार मुख्य रूप से टॉपिक पढ़ने हैं और वो चार टॉपिकों को जब हम पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। अब वो चार टॉपिक कौन कौन से हैं, पहले मैं उन चार टॉपिकों को आपको लिख के बताना चाहूँ तो चार टॉपिक आपके बच जाते हैं। एक आपका बच जाता है शॉक थेरेपी, ठीक है, एक बच जाता है आपका शॉक थेरेपी, एक बच जाता है आपका ग्राज सेल, ठीक है, तीसरा आपका बच जाता है अरब स्प्रिंग या फिर अरब क्रांति, या फिर इसको अरब स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। एक ये टॉपिक बच जाता है आपका, और एक बच जाता है आपका मध्य पूर्व एशिया संकट। ये चार मुख्य रूप से ये टॉपिक बचे हुए हैं। जैसे ही हम इन चारों टॉपिकों को, ये काफी बड़े बड़े टॉपिक है, इन चार टॉपिकों को जब हम पढ़ लेंगे इस टॉपिक के अंदर तो ये पूरा टॉपिक जो बड़ा टॉपिक है अपना दो ध्रुवीयता का अंत, ये खत्म हो जाएगा। अब पिछली बार आपके ये वाला क्वेश्चन आया था कि शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, तो हो सकता है कि इस बार आपके ग्रास सेल वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आपको इन दोनों पे ज्यादा फोकस करना है। हालांकि पढ़ना सभी को है लेकिन इन दोनों पे ज्यादा फोकस रहे आपका, मेरा समझाने का मतलब यह है, ठीक है। तो इन चार टॉपिकों को जैसे ही हम पढ़ लेंगे, शॉक थेरेपी, ग्रास सेल, अरब क्रांति या अरब स्प्रिंग और मध्य पूर्व एशिया संकट, ठीक है, जैसे ही इन टॉपिकों को पढ़ लेंगे आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और ये चार टॉपिक काफी बड़े बड़े हैं, इनको हम विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे, हर छोटी सी चीज पे मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब इन चार टॉपिकों में से दो मुख्य दो टॉपिक हैं, शॉक थेरेपी और ग्रास सेल। ये जो तो दो टॉपिक हैं ये आपके तभी समझ में आएंगे जब आपको ये पता हो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, या अमेरिका की अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, या फिर मैं कहूँ कि आपकी सोवियत संघ या यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, या फिर मैं दूसरे अर्थों में ये समझाना चाहूंगा आपको कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं, जो यूएसए की अर्थव्यवस्था है या फिर यूएसएसआर या सोवियत संघ की जो विशेषताएं, दोनों की अर्थव्यवस्थाओं में या दोनों की विचारधाराओं में क्या क्या अंतर है और वो पता हमें लग जाए तो फिर जो ग्रास सेल और शॉक थेरेपी पढ़ेंगे इसको पढ़ने में फिर हमें आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। और जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक दिमाग में बैठेंगी नहीं और ज्यादा समय तक हमें याद नहीं रख सकते। तो चीजें ज्यादा समय तक याद रहें और हमें समझ में आए और हमें चीजों का मतलब पता लगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, समझ समझ के चीजों को पढ़ना है। तो इन दोनों को समझने के लिए, ठीक तरीके से, एकदम सही तरीके से समझने के लिए हमें सबसे पहले यूएसए की अर्थव्यवस्था और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को, दोनों में अंतर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और दोनों के बीच में अंतर को मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं आपको। तो ये चार टॉपिक हमारे शेष बच रहे हैं, अब मैं डिलीट कर देता हूं, एक एक को विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इन शॉक थेरेपी को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अभी 15-20 मिनट लगेगी, ठीक है। हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं कि दोनों में अंतर पढ़ते हैं, ठीक है। आपकी यूएसएसआर, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूं, यूएसएसआर का मतलब आप समझ भी गए होंगे, मैंने काफी बार लिखा है कि यूएसएसआर का मतलब सोवियत संघ होता है। यूएसएसआर व यूएसए अर्थव्यवस्था में अंतर। दोनों अर्थव्यवस्थाओं में क्या अंतर है उनको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इनको समझने से पहले सबसे पहले मैं इधर इस पेज को दो भागों में आपको भी बांट लेना है, जैसे मैं बांटूंगा वैसे। एक तरफ आपको लिख लेना है यूएसएसआर अर्थव्यवस्था या फिर सोवियत संघ अर्थव्यवस्था, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसको एक तरफ लिखेंगे। दूसरी तरफ आपको पेज में लिखना है, यहाँ यूएसएसआर हो गया तो यहाँ यूएसए अर्थव्यवस्था या फिर अमेरिका अर्थव्यवस्था, ठीक है।
इन दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ऐसे पूछा जा सकता है कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं के विशेषताएं बताइए, तो दोनों की बतानी है। अंतर पूछे तो भी आपको यही बताना है। तो क्या हो सकती है इनके अंतर और उनके बीच की विशेषताएं। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि पॉइंटों के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो यूएसएसआर जो अर्थव्यवस्था थी ये समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा को फॉलो करती थी। तो यहां पर लिखेंगे समाजवादी, शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूंगा लेकिन मैं चीजों को एकदम क्लियर कर दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा, ठीक है। इधर मैं लिखना चाहूं तो इधर है पूंजीवादी विचारधारा, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं लिखना चाहूं तो इसमें रहता है राज्य का पूर्ण नियंत्रण, ठीक है। दूसरा यहां पे देखें तो यहां पे होता है राज्य का मतलब है सरकार से, ठीक है। या मैं यहां से लिख दूं भी कि राज्य या सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप, बहुत कम हस्तक्षेप, ठीक है। दूसरा पढ़ें कि ये जो अर्थव्यवस्था है ये योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। ये क्या है, ये योजनाबद्ध न होकर क्या होती है, स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता पर आधारित अर्थव्यवस्था, ठीक है। ठीक है, इसमें देखें तो व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं, इसमें मैं कहूं तो इसमें व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व या फिर महत्वता, ठीक है, यह है, ठीक है। अब और एक और 4 महत्वपूर्ण तो हो गए, और पढ़ें तो और पढ़ते हैं देश के संसाधनों पर सरकार या राज्य का पूर्ण नियंत्रण, ठीक है। इधर मैं लिखूं तो देश के संसाधनों पर राज्य या सरकार, फिर ऐसे लिखो कि संसाधनों पर सरकार का, राज्य का मत लिखो, बाजार का नियंत्रण, ऐसे लिख लो, ठीक है ना। अब मैंने आपकी जो अर्थव्यवस्था थी या विशेषताएं और उनकी क्या विशेषताएं वो सारे लिख दिए। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करना। जो यूएसए अर्थव्यवस्था है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था को या साम्यवादी विचारधारा को फॉलो करती है, ठीक है। कौन सी विचारधारा को, समाजवादी विचारधारा को। समाजवादी विचारधारा का मतलब क्या होता है, समाजवादी विचारधारा का मतलब होता है कि जो देश के संसाधन है उन संसाधनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण है, लेकिन सरकार का यह दायित्व बनता है कि उस संसाधनों का देश की जनता में इस तरीके से पूर्ण रूप से, मतलब समानता के आधार पर संसाधनों पर को किसमें वितरित करे, जनता में, वहां के लोगों में उस संसाधनों का वितरण करे। और पूंजीवादी विचारधारा को ये फॉलो करती है। और पूंजीवादी विचारधारा में समाजवादी चीज का कोई वो नहीं है, इस पर पास पूरी की पूरी चीजें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसमें यह कह दिया जाता है कि आप अपनी मर्जी से जितना कमा सकते हो कमाओ, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जितना आगे आप, जितनी आप में प्रतिस्पर्धा है आप में चीजों को करने की, और आप जितना ज्यादा धन कमा सकते हो कमाओ, ठीक है। ये है पूंजीवादी विचारधारा, जहां पर सरकार का नियंत्रण न के बराबर होता है। इसमें राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है, सारी चीजें राज्य चलाता है या फिर सरकार, वहां की जो सरकार होती है वो अपने तरीके से चलाती है, उस सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, ठीक है।
यहाँ इस वाली चीज में देखोगे तो इस वाली चीज में क्या है, सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है, सारी की सारी चीजें बाजार के हवाले छोड़ दी जाती है और बाजार में प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, जो जितनी तेजी से कमाएगा और जो जितनी कंपटीशन अपनी चीजों को ज्यादा उससे लेगा वो आगे निकल जाएगा, ठीक है, और अपनी मर्जी से जितना चाहे कमा सकता है। लेकिन यहाँ पे तो सरकार का नियंत्रण है, यहाँ पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, खूब कमाओ, यहाँ पे सरकार का नियंत्रण है भाई लिमिट से, ठीक है ना। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये जो अर्थव्यवस्था, ये योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है, कि योजना बनाई जाएगी फिर उसके तहत ही ये अर्थव्यवस्था चलती है। जैसे हम हमारे देश की बात करें तो 1950 में हमारे देश में प्लानिंग कमीशन बना, योजना आयोग बना। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने तो हर 5 साल में हमारी सरकार क्या करती थी, उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो योजना आयोग बनाया था तो उसमें क्या करते थे कि 5 साल के लिए हमें पंचवर्षीय योजनाएं बनाते थे, और 5 साल में हम क्या करने वाले हैं हमारे देश में और किस सेक्टर में कौन सा काम करने वाले हैं उसके लिए हम पहले ही 5 साल की प्लानिंग बना लेते थे। ये 5 साल की जो प्लानिंग बनाते थे यही है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी फॉलो करती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करती है, इसको भी फॉलो करती है, ठीक है। लेकिन इसको हमने फॉलो करने लगे हम 1991 में, जब ये एलपीजी सुधार आए थे, ठीक है, उसको मैं बाद में बताऊंगा आपको केवल इतना समझना है कि जब किसी मतलब अर्थव्यवस्था में प्लान बना के आगामी 5 साल 10 साल कितने भी साल का प्लान बना के उस अर्थव्यवस्था को लागू किया जाता है, उस देश का विकास किया जाता है, उस अर्थव्यवस्था को बोलते हैं योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। और ऐसा काम कौन सी अर्थव्यवस्था करती थी, आपकी यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। और इसमें क्या है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं बनाते थे, सारी चीजें स्वतंत्र होती थी, जितनी आप प्रतियोगिता मतलब बाजार के नियंत्रण में जितने आप तेजी से वो कर सकते हो कमा सकते हो कमाओ, सारी की सारी चीजें सरकार बाजार के नियंत्रण में। अब बाजार में कंपटीशन है, आप जितने तेजी से आप कमा सकते हो और आप में जितनी मतलब कमाने की क्षमता है और आप में जितनी ज्यादा वो करने की क्षमता है आप जितनी तेजी से आगे निकल जाओगे। तो ये सारी, इसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और इसमें कोई योजना भी नहीं बनाई जाती है। यह है व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं होता, इसमें व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं था कि एक ही आदमी कमाने लग जाए कि इतनी तेजी से कमाने लग जाए कि बहुत पैसा वाला हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ये करते हैं कि सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार ये चाहती है कि सब आदमी समान उससे ज्यादा वो हो, सभी आदमियों के पास संसाधन समान रूप से वितरित हो, इसके लिए सरकार का नियंत्रण होता था। यह नहीं है कि एक आदमी तो बहुत अमीर हो गया एक आदमी बहुत गरीब रह गया। यहाँ पे सरकार ये चाहती है कि हर आदमी धीरे धीरे, जो नीचे तबके का आदमी है, गरीब आदमी है, उसका स्तर ऊपर हो और जो आदमी ऊपर बढ़ रहा है उसको एक स्तर पर रोक दिया जाए, ताकि बीच में दोनों के बीच में जो खाई पैदा हुई है वो कम की जाए। अब इसमें होता है कि व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व होता है। इसमें क्या है, आप अगर बाजार में आप जितने आपकी कंपनी है या कोई भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं उसमें अगर आप खुद अपना जितने तेजी से वो विकास कर सकते हैं, जितना आगे बढ़ने चाहे बढ़ सकते हैं, यहाँ खुली छूट है, यहाँ पे छूट नहीं है, ठीक है। और देश के संसाधनों पर सरकार का पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार जैसे चाहेगी वैसे करेगी, मन मर्जी से अपन कुछ नहीं कर सकते। सरकार सबको संसाधनों का पूर्ण रूप से समान रूप से वितरण करेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर सारे के सारे संसाधनों पर बाजार का नियंत्रण होता है। बाजार में जैसे आप जितना कर सकते हैं, अब जितना तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों की अर्थव्यवस्थाओं में अंतर है। ये 5 अर्थव्यवस्थाओं की, दोनों अर्थव्यवस्थाओं में 4-5 अंतर हैं। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना। एक साइड के आप याद कर लो, एक साइड के उसके अपोजिट है, दूसरी साइड के ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी अर्थव्यवस्था यूएसएसआर अर्थव्यवस्था और यूएसए अर्थव्यवस्था है। अब ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई होंगी कि यूएसए अर्थव्यवस्था में क्या है, एक बार मैं और रिपीट कर दूं, इसलिए समाजवादी विचारधारा को फॉलो करती है, ये पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो करती है। इस पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है, इसमें न्यून हस्तक्षेप होता है। ये योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है, इसमें बाजार के अंतर्गत आर्थिक प्रतियोगिता को अंतर्गत छोड़ दिया जाता है। जिसमें व्यक्तिगत पूंजी का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसमें व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व पाया जाता है, महत्वता होती है। इसमें संसाधनों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है, इसमें पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। ऐसे करके ये आपकी दोनों अर्थव्यवस्थाओं में अंतर है। अगर ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो अब आप जो हम शॉक थेरेपी और गराज सेल पढ़ेंगे वो समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अगली हेडिंग हमारी होगी गराज सेल, या फिर हम शॉक थेरेपी पढ़ लेते हैं पहले। तो शॉक थेरेपी अगली हेडिंग हो जाएगी, शॉक थेरेपी। 1 मिनट, अगली हेडिंग अपनी हो जाएगी और अगली हेडिंग डाल लेंगे शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है?
ठीक है, शॉक थेरेपी। देखो देखो शॉक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से शॉक या पहले जो काम हो चुका है वो, और थेरेपी का मतलब होता है बाद में उपचार करते हैं, जो बाद में जो प्रक्रिया, जो एक बार दुर्घटना हो जाए या फिर कहीं पे चोट लग जाए उस पर कोई उपचार करे, उसको बोलते हैं, जिस विधि से, जिस प्रक्रिया से या जिस विधि के तहत या फिर जिस चीज से उसका उपचार करते हैं उसको बोलते हैं थेरेपी। तो इस तरीके से मोटा मोटा रूप में अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ समझना चाहें तो इसका मतलब होता है कि पहले तो किसी को चोट पहुंचा दो और फिर उसकी चोट का उपचार करो। ठीक है, पहले तो किसी को चोट पहुंचा दो फिर उसका उपचार करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ लिखें शॉक थेरेपी का, तो शाब्दिक अर्थ निकलता है इसका चोट या आघात पहुंचाकर, आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आया कि पहले तो किसी को चोट पहुंचा दो या आघात पहुंचा दो और फिर उसके बाद उसका उपचार करो, तो इसको बोलते हैं शॉक थेरेपी। शाब्दिक अर्थ निकल के आया। अब इसका विस्तृत अर्थ समझने की कोशिश करूं, पहले मैं थोड़ा बहुत समझाऊं आपको कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और 15 स्वतंत्र नए राष्ट्र बने, तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करते थे सभी देश, जितने भी देश थे 15 देश जो सोवियत संघ बना था वो 15 के 15 देश समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करते थे। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अमेरिका जो गुट था उसने जितने भी 15 देश स्वतंत्र हुए उन देशों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे और उनको ये कह रहे थे कि भाई आपके साथ जो हुआ, आपका विघटन हुआ और आप मतलब एक तरीके से बर्बाद हुए, उसके पीछे हमारा भी वो हो सकता है, इसमें थोड़ा बहुत हमारा भी सहयोग है लेकिन पूर्ण रूप से हमारा वो नहीं है, तो हम क्या करते हैं आपका इसको सहयोग करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो यह है शॉक थेरेपी, और शॉक थेरेपी को हम विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, ठीक है, तो मैं एक बार मैं पूरा लिख देता हूं फिर उसके बाद मैं विस्तार से समझा दूंगा। ठीक है, तो लिखना आपको कि सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए स्वतंत्र राष्ट्रों को समाजवादी लिख दो, समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा को छोड़कर विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा निर्देशित पूंजीवादी विचारधारा बोल सकते हैं, या अर्थव्यवस्था का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना ही ग्राज सेल कहलाता, ग्राज सेल नहीं, शॉक थेरेपी कहाँ पे चला गया है, शॉक थेरेपी कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यूएसएसआर की विचारधारा को छोड़कर यूएसए की पूंजीवादी विचारधारा को अपनाने के लिए
विवश करना ही शॉक थेरेपी है, शॉक थेरेपी कहलाता है। ठीक है, ये दो परिभाषाएं लिख दी। एक दूसरे अर्थों में और हम समझना चाहें तीसरे अर्थों में कि गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदलना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। ठीक है, यह है शॉक थेरेपी। अब फिर हम इसके उद्देश्य पढ़ेंगे और फिर इसके बारे में और पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको समझा दूं ये सारी चीजें कि शॉक थेरेपी वास्तविकता में क्या है, फिर इसके उद्देश्य पढ़ेंगे, फिर इसके परिणाम पढ़ेंगे, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले। तो सबसे पहले शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ लिया जाए कि शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है, तो शॉक थेरेपी का अर्थ है सबसे पहले तो चोट पहुंचा दो, चोट पहुंचाने के बाद फिर उसका उपचार करो, तो इसको बोलते हैं शॉक थेरेपी। यानी चोट या आघात पहुंचाकर फिर उपचार करना बाद में, यह है शॉक थेरेपी। अब क्या हुआ कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 15 स्वतंत्र नए राष्ट्रों का जन्म हुआ। इस परिभाषा को नहीं देख के मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करा। सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 15 नए स्वतंत्र राष्ट्र निकले। जब 15 नए स्वतंत्र राष्ट्रों का जन्म हुआ तो उन 15 स्वतंत्र राष्ट्रों को यूएसए गुट, और यूएसए गुट में उस समय अमेरिका का जो विश्व की जो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी या बड़ी संस्थाएं थी, जिसमें विश्व बैंक हो सकता है, वर्ल्ड बैंक, और जिसमें आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिससे मतलब कि विश्व के अन्य देश क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं। तो इन संस्थाओं पर अमेरिका का नियंत्रण था। तो इन जो संस्थाएं थी, इन संस्थाओं ने क्या किया कि जो स्वतंत्र 15 नए राष्ट्र बने, उन स्वतंत्र 15 राष्ट्रों को अपनी ओर साधने की कोशिश की और कहा कि भाई आपकी वजह से, कि देश के जो थे उन देशों को अपनी ओर साधने की कोशिश करके बोले कि आपकी वजह से, हमारी वजह से आपका मतलब सोवियत जो संघ था उसका विघटन हुआ और आपको नुकसान हुआ, हम मानते हैं, लेकिन आप हमारे पक्ष में आ जाइए और हमारी विचारधारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो कर लिए, हम आपका भला कर देंगे, हम आपको लोन भी देंगे, हम आपकी आर्थिक रूप से सहायता भी करेंगे। तो ये था शॉक थेरेपी। यानी कि पहले तो इन देशों को बर्बाद करने में अमेरिका का महत्वपूर्ण योगदान। अमेरिका के कारण ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, विघटन होने के कारण ही 15 स्वतंत्र राष्ट्रों में बिखर गया यूएसए, और बिखरने के बाद फिर कह रहे हैं कि अब हमारे पक्ष में आ जाइए, हम आपकी आर्थिक सहायता भी करेंगे और हम आपको, अगर आपको जरूरत है तो आपको लोन वगैरह देंगे, इस तरीके की चीजों, और आपको क्या करना है, केवल हमारी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसको फॉलो करना है। ये कहलाता है शॉक थेरेपी, कि पहले तो आपने आपको बर्बाद कर दिया, आपके टुकड़े टुकड़े कर दिए, अब आ जाइए हमारी अर्थव्यवस्था को फॉलो कर लीजिए, ये, और फिर ये चीज कहलाती है शॉक थेरेपी। ठीक है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि 15 नए स्वतंत्र राष्ट्रों का जन्म हुआ, समाजवादी विचारधारा को फॉलो करते थे वो, सीधी सी बात है, छोड़कर अब जो विश्व बैंक, जो इस पर भी अमेरिका का नियंत्रण था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो वर्तमान में भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, ठीक है, इस पर भी सरकार, अब उसने क्या किया, निर्देशित जो पूंजीवादी विचारधारा थी इसको फॉलो करने के लिए कर रहे हैं प्रेरित, मोटिवेशन करे कि आओ भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या करो, इसका अनुसरण करो, इसको अपनाओ, और इसके लिए प्रेरित करना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। ठीक है, दूसरे अर्थों में और समझें कि जो यूएसएसआर की, जो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की जो विचारधारा थी उसको छोड़कर यूएसए की जो पूंजीवादी विचारधारा है इसको अपनाने के लिए विवश करना ही क्या कहलाता है, आपका शॉक थेरेपी कहलाता है। तीसरी बात आपसे अर्थों में समझाना चाहें तो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको प्राइवेट सेक्टर में बदलने की जो प्रक्रिया है वो शॉक थेरेपी कहलाती है। बंद कर। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदलने वाली चीज ही क्या कहलाती है, शॉक थेरेपी कहलाती है। तीसरे शब्दों में तो शॉक थेरेपी का अर्थ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा से समझ लेना इसको अच्छे तरीके से, मैंने पूरी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी के उद्देश्य क्या थे, फिर पढ़ेंगे कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले। तो सबसे पहले अब दो पेज को दो भागों में बांटकर एक तरफ आप लिखेंगे शॉक थेरेपी के उद्देश्य, एक तरफ आप लिखेंगे शॉक थेरेपी के परिणाम। चुप चुप।
तो एक तरफ कर लो आप शॉक थेरेपी के उद्देश्य, ठीक है, एक तरफ पेज में उद्देश्य लिखना है, दूसरी तरफ आपको लिखने हैं शॉक थेरेपी के परिणाम। ठीक है, अब उद्देश्य पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला उद्देश्य हो जाएगा राज्य, रुक जा, राज्य की, कन्नू कौन माना है, राज्य की संपदा का निजीकरण, राज्य की संपदा का निजीकरण, मुक्त व्यापार को अपनाना। ठीक है, मैं समझा दूंगा, एक बार आप लिखो, एक बार मैं पूरा छाप देता हूँ। ठीक है, पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था को अपनाना, और क्या हो सकता है, पूंजीवादी विचारधारा से जुड़ना। ठीक है, सामूहिक, है ना, सामूहिक, एक मिनट, सामूहिक फार्म, या फिर कहें सामूहिक कृषि को व्यक्तिगत कृषि में बदलना। छठा, पूंजीवादी तकनीक से खेती करना। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अन्य कोई विकल्प को न अपनाना। ठीक है, तो ये आपकी शॉक थेरेपी के मुख्य उद्देश्य थे। मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर परिणाम पढ़ेंगे। राज्य की संपदा जो है उसका निजीकरण कर देना, राज्य की जितनी भी संपदा है उसका निजीकरण कर देना, प्राइवेटाइजेशन करना। मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जो शॉक थेरेपी, इसकी मुख्य विशेषता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उस पूरी सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन कर दो। ठीक है, तो निजीकरण शॉक थेरेपी का प्रमुख उद्देश्य है, निजीकरण कर देना संपत्ति को। ठीक है, राज्य की जितनी भी संपत्ति है। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है कि मुक्त व्यापार करना, किसी भी देश के साथ ज्यादा से ज्यादा व्यापार करो, लेकिन कैसा होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, यानी कि कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा, आपस में मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। ठीक है, पश्चिम देशों की अर्थव्यवस्था को अपनाना। ठीक है, और इसकी मुख्य विशेषता शॉक थेरेपी का उद्देश्य ये भी था कि पश्चिम अर्थव्यवस्था, यानी कि अमेरिकी देश और आपके पश्चिम के जितने भी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था को फॉलो करो, या फिर यूएसए का गुट है उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसका फॉलो करवाना। ठीक है, एक है पूंजीवादी विचारधारा से जुड़वाना या जुड़वाना। ठीक है, सामूहिक कृषि को व्यक्तिगत कृषि में बदलना, यानी कि जो बहुत सारे लोग मिलकर, समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है कि बहुत सारे लोग मिलकर कृषि करें, कोई भी कार्य करें तो उसमें मिलजुल कर काम करेंगे। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में है कि आप मिलकर समूह के स्थान पर आप व्यक्तिगत कर सकते हैं। ठीक है ना, उस चीज को विचारधारा की ओर बदलने का या फिर उस विचारधारा में परिवर्तित करने का काम करती है शॉक थेरेपी। पूंजीवादी तकनीक से खेती करना आप करते हैं तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं, हम नेचुरल जो फॉर्म होती है, नेचुरल कृषि होती है उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्या कहता है, ये कहता है कि पूंजीवादी तरीके से खेती की जाए, पूंजीवादी वाली सारी चीजें अपनाई जाए, खेती में भी पूंजीवादी को ही, तकनीक को ही बढ़ावा दिया जाए। ये शॉक थेरेपी का ये भी उद्देश्य है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं तलाशना है, आपको क्या करना है, एक ही अर्थव्यवस्था फॉलो करनी पड़ेगी। शॉक थेरेपी
ये कहती है कि आप एक ही अर्थव्यवस्था को फॉलो करो और वो करो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करो। ठीक है, तो ये शॉक थेरेपी के मुख्य उद्देश्य थे।